फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भारतीय संविधान से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक समझ विकसित करना और उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल करना है। इस वीडियो में इस बात का ख्याल भी रखा गया है कि अनावश्यक रूप से वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए। तो आइए हम लोग भारत के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं और समझने के बाद उस पे जो प्रश्न आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उस पे चर्चा करते हैं। तो आइए, हमारा जो टॉपिक है भारत का संविधान, शुरुआत से शुरू करते हैं। अर्थात पहले हम संविधान को समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो देखते हैं संविधान क्या है। संविधान वास्तव में एक दस्तावेज है। क्या है? एक दस्तावेज, एक दस्तावेज है। और एक ऐसा दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है। किस बारे में लिखा गया है? वास्तव में संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें राज्य के राजनीतिक संस्थाओं की संरचनाओं, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके सीमाओं का बारे में उल्लेख किया जाता है। तो बहुत संक्षेप में संविधान के बारे में हम लोगों ने समझा कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो राजनीतिक व्यवस्था और उनकी संस्थाओं से संबंधित है, उनके नियमों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के बारे में बताता है। आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना वास्तव में प्रस्तावना भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान के उद्देश्यों को और सार तत्वों को बताता है। प्रस्तावना किसी भी आप स्तरीय दस्तावेज या बुक में आप देखते हैं तो शुरुआत में प्रस्तावना लिखा होता है। उस प्रस्तावना का उद्देश्य ही होता है कि उस पुस्तक को किस उद्देश्य से लिखा गया और उसका सार तत्व क्या है। तो यहां भी प्रस्तावना का यही अर्थ है। प्रस्तावना हमें बताता है कि जो हम लिखने जा रहे हैं, जो हम बनाने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है और उसका सार क्या है, लिखने का कारण क्या है। तो देखते हैं प्रस्तावना में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है और किस भाषा का प्रयोग किया है, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्दों पे ध्यान करेंगे और उनकी व्याख्या करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, यहां पे प्रस्तावना लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमने अभी संविधान, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो लिखा है उसको अभी हमने आपके सामने पढ़ा। अब प्रस्तावना के में जो शब्द आए हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो
यकीन मानिए आपके लिए भारत का संविधान समझना आसान हो जाएगा, आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है औसत, हमको हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? भारत के नागरिक या भारत की जनता। आगे देखिए, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न, अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है? संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न। इसका क्या मतलब है? यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, हम भारत के लोग, और थोड़ा समय के लिए इसको आप ध्यान से हटा दीजिए और यहां पे आइए। इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब ये जो सारे चीजें जो लिखी गई हैं वो भारत के लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। तो यानी संविधान किसने बनाया हुआ है? भारत के लोगों के द्वारा, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन उसको शक्ति कहां से मिल रही है? हम भारत के लोगों से। आगे देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या अर्थ है इसका? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो एक समान अर्थ में अगर हम बात करें तो आप प्रभुत्व का अर्थ क्या लेते हैं? प्रभुत्व का अर्थ आप क्या लेते हैं? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अगर हम समान अर्थ में बात करें तो प्रभुत्व का अर्थ होता है नियंत्रण से, चाहे आप दूसरे को नियंत्रण पे बात करें या अपने ऊपर नियंत्रण की बात करें। कुछ अर्थ यहाँ पे भी मिलता है। नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि आप जो निर्णय लें उसको आप लागू करवा सकें या कर सकें। अगर आपको आत्मनियंत्रण है तो अपने ऊपर जो चीज आपने नियम बनाए हैं, सिद्धांत बनाए हैं, उसको लागू कर सकें। तो यहाँ पे कुछ अर्थ उससे संबंधित है, लेकिन हम इसका राजनीतिक अर्थ देखेंगे। संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है टेक्निकल रूप में? वास्तव में संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न का अर्थ होता है, हम या कोई राज्य के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कोई राज्य या देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तब कहा जाएगा जब वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। निर्णय लेने में, अगर वो निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, अगर वो निर्णय लेने में स्वतंत्र है कोई राज्य या देश, तो उसे हम प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। ये जो निर्णय लेने का भी अर्थ में दो चीजें हैं, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से, आंतरिक और बाह्य। निर्णय लेने में स्वतंत्रता कहां पे? आंतरिक रूप में। आंतरिक रूप में मतलब अपने देश के अंदर, यानी कोई राज्य, कंट्री या देश, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि राज्य का मतलब जो भारत के अंतर्गत राज्य है वो राज्य, उस राज्य से नहीं मतलब है। यहाँ राजनीतिक दृष्टि राज्य का मतलब कंट्री से है, नेशन से है। तो जब मैं राज्य कहूंगा तो इसका अर्थ आप कंट्री ही लीजिएगा। तो कोई राज्य जो आंतरिक रूप से मतलब कि अपने सीमा के अंतर्गत, अपने देश की सीमा के अंतर्गत जो भी निर्णय, जो भी नीति निर्माण करना, उसको लेने के लिए वो देश स्वतंत्र है। वो किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं है। दूसरा बाह्य रूप में। बाह्य रूप में मतलब किसी अन्य देशों के साथ किसी प्रकार के
संबंध स्थापित करने के लिए, उनके साथ किसी प्रकार की नीतियों को निर्धारित करने के लिए देश अब पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये अर्थ संपूर्ण प्रभु संपन्न का है। अगर इसको थोड़ा सा और व्याख्या करें, समझने में अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप जाइए, जब भारत स्वतंत्र नहीं था, यानी ब्रिटिश शासन का जब यहाँ आधिपत्य था, तो यहाँ पे क्या ये स्थिति थी, आंतरिक रूप से बाह्य रूप से स्वतंत्र था? वास्तव में देखिए तो भारत की जनता नहीं स्वतंत्र थी, उस पे जो भी नियम या नीति आरोपित कर दिए जाते थे ब्रिटिश शासन के द्वारा, उसे जनता को मानना पड़ता था, भले वो उससे सहमत ना हो। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, तब हमने एक ऐसा संविधान बनाया जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि अब हम किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं रह गए हैं। यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और बहुत लोकप्रिय शब्द भी है, और आप लोगों के जाना पहचाना भी शब्द है, समाजवादी। बहुत ही इस शब्दों का प्रयोग होता है। समाजवादी नाम से कई पार्टियां भी हैं, लेकिन समाजवाद का अर्थ क्या है, ये हम आज यहां पे समझते हैं। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है या एक ऐसा विचार है। वास्तव में अगर हम एक बार समाजवाद के बारे में जनरल व्यू लें, तो समाजवाद पे बहुत ही विभिन्न तरीके से विचार दिए गए हैं, बहुत सी इसकी शाखाएं हैं, बहुत से वाद विवाद हैं इस पे, लेकिन हम एक सामान्य अर्थ लेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है। तो हम बहुत ही संक्षेप में यहाँ पे आपको समाजवाद के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जो समाज में समानता की बात करता है। किस चीज की बात करता है? समानता की बात करता है। यहां पे इस चीज को आप बार बार ध्यान रखिएगा। समाजवाद का मतलब समानता से ही संबंधित है। समानता, किस तरीके की समानता? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता। ये समाजवाद तीन प्रकार के, समाज में जो लोग हैं उनमें समानता की बात करता है। और समानता तीन रूपों में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में और राजनीतिक रूप में। तो आर्थिक रूप में समानता का क्या मतलब है कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनमें जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, नीचे का व्यक्ति है, और जो सबसे ऊपर का व्यक्ति है यानी सबसे अमीर व्यक्ति है, उसके बीच में बहुत खाई नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये समझिए कि आप लोग देखते होंगे कि एक आदमी दिन भर मजदूरी करके भी अपने परिवारों को रोटी नहीं खिला पाता है, और एक अमीर आदमी वहीं केवल एक कप चाय में लाखों रुपया खर्च कर देता है। उसके पास, गरीब आदमी के पास स्वास्थ्य सेवा, अपने परिवार के लिए आवश्यक चिकित्सीय जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करा पाता है, दवाइयों के लिए पैसा नहीं है। और वहीं एक अमीर व्यक्ति के पास वो केवल 1 मिनट और 1 घंटे में लाखों रुपया उड़ा देते हैं। तो आर्थिक रूप से समानता यानी समानता, इतनी अधिक खाई नहीं होना चाहिए व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में इतनी लंबी खाई नहीं होना चाहिए, यही समाजवाद बताता है। ऐसा वो एक समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें ये इतनी लंबी खाई ना हो। आगे सामाजिक स्तर पे अगर हम समानता की बात करते हैं, तो सामाजिक स्तर पे समानता का मतलब होता है कि व्यक्ति और व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का छुआछूत ना हो।
ऊंच नीच ना हो, ऐसा समाज ना हो कि एक लोगों को ऊंचा माना जाए, एक लोगों को नीचा माना जाए। और राजनीतिक स्तर पे अगर समाजवाद की बात करें तो राजनीतिक स्तर पे समाजवाद का अर्थ कि जो राजनीतिक पद है वहां तक पहुंचने में सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि इसके पास पैसा हो या प्रतिष्ठा हो या किसी प्रकार की पहुंच हो तो केवल वही राजनीतिक पदों पे पहुंच सके। लेकिन अगर हम समाजवाद के बारे में, ये 3 इसके पहलू हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है आर्थिक। समाजवाद में अगर सब जो है, जो सबसे पहले चीजें आती हैं जो दिमाग में, वो आर्थिक समाजवाद की ही बात होती है। व्यक्तियों के बीच में अमीरी गरीबी का खाई न हो। अब इतना समझने के बाद न पर्याप्त है आपके लिए समान अध्ययन के स्तर पे, और इसका तो बहुत ज्यादा विश्लेषण हुआ है। मार्क्सवाद है, उसके बाद फेबियन समाजवाद है, कई रूप हैं समाजवाद के, कई तरीके हैं। उसको हम कभी किसी और समय, जब इसका समाजवाद का ही अलग से क्लास होगा, तो विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। आगे एक शब्द है, ये हो चुका आपका पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्युलर। बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही विवादित विषय है, और बार बार आप लोग पेपर के माध्यम से इन शब्दों को सुनते होंगे, और बार बार नेता इसका यूज भी करते रहते हैं अपने अपने हित के अनुसार। तो यहां पे हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। हमने यहाँ पे लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो पंथ निरपेक्ष है क्या, इसका थोड़ा सा जो है यहाँ समझना है कि इसका इंग्लिश है सेकुलर, और कहीं कहीं हम लोग इसको धर्म निरपेक्ष भी लिखते हैं। धर्म निरपेक्षता, वास्तव में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता में काफी अंतर है, ध्यान रखिएगा। और इस पे बड़ा विवाद हुआ था कि सेकुलर का शब्द धर्म निरपेक्ष रखा जाए या पंथ निरपेक्ष, तो अंतिम में ये बताया गया नहीं, धर्म निरपेक्ष समानार्थी नहीं है, बल्कि पंथ निरपेक्ष ही इसका समानार्थी है। तो कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष भी लिखा रहता है। तो अगर ये बात कभी आती है तो वास्तव में हमारे उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप ये चीज क्लियर रहिएगा, और इसको आप समान अर्थ में जैसा लेते हैं हम उसी पे बात करेंगे, क्योंकि अगर हम पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष और सेकुलर और रिलीजन इन सब के बारे में अवधारणा आपकी विकसित करेंगे तो हमको कम से कम आधा से घंटा समय चाहिए, और वहां पे यहाँ पे ये प्रासंगिक नहीं है। तो आप पंथ निरपेक्ष को जैसे आप धर्म निरपेक्ष समझते हैं, तो ये जानिए अंदर से, ये समझिए कि अंतर है, लेकिन एक समान रूप से हम धर्म निरपेक्ष के अर्थ में ही ले रहे हैं। धर्म निरपेक्ष यानी धर्म, यानी जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, आप समझ रहे हैं, उसी को अर्थ में लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष मतलब कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। अधिकतर आप देखते होंगे बहुत से ऐसे देश हैं जहां इन्होंने कोई ना कोई धर्म को अपना लिया है और उस धर्म को ही संरक्षण देते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न बहुत प्रकार की जातियां हैं, बहुत प्रकार के धर्म हैं, भाषाएं हैं, और सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं। तो हम लोगों ने अपने देश के लिए एक ऐसे संविधान को लागू करने का, एक संविधान बनाने का जो है प्रयास किया कि जो धर्म निरपेक्ष हो, पंथ निरपेक्ष हो, अर्थात राज्य को किसी भी धर्म के संरक्षण, विकास या राज्य के स्तर से, या राज्य का कोई जो है उसमें धर्म नहीं होगा, और या उसको विशेष कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो धर्म निरपेक्ष का यह मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कुछ विशेष परिस्थितियों में वो धर्म में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप नहीं करता है,
और हस्तक्षेप किन परिस्थितियों में करता है, उस सब के बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे एक शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र, लोकतंत्र तो आप लोग बहुत सुनते होंगे और बहुत आसान अर्थ भी है इसका कि लोगों का शासन। तो हम लोगों ने एक ऐसे लोगों का शासन, कैसा शासन है लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। तो हमने एक ऐसा संविधान बनाया, एक ऐसे हम राजनीतिक व्यवस्था को बनाना चाहते थे जिसमें लोगों का शासन हो। लोगों का शासन कैसे, लोग तो राष्ट्र शासन नहीं करेंगे, तो लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो जाके एक उसी में से एक समूह जाके सरकार का काम करता है, शासन करता है, एक समूह कानून बनाता है। तो और इसका एक अर्थ और बहुत प्रचलित अर्थ जो आप लोग सुने होंगे और नहीं भी सुने होंगे तो एक बार यहां फिर से सुन लीजिए। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। इसे अब्राहम लिंकन ने बहुत पहले कहा था। तो लोगों का लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन है, लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन व्यवस्था। पहले छोटे छोटे राज होते थे तो सच में वहां के नागरिक बैठ के शासन किया करते थे, लेकिन आज इतने बड़े बड़े राज्य हो गए हैं तो वो व्यवहारिक नहीं है। तो व्यवहारिक बनाने के लिए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है, यही लोकतंत्र है, लोगों का शासन। और बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है गणराज्य। गणराज्य का क्या मतलब है? गणराज्य, गणराज्य का बहुत सामान्य सा अर्थ है, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लोकतंत्र और गणराज्य में। गणराज्य का सामान्य सा अर्थ यह है कि वहां का जो प्रधान होगा, राजनीतिक प्रधान जो होगा, जो संवैधानिक जो प्रधान होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। मतलब शासन गणराज्य का अर्थ हो गया कि जो राज्य का प्रमुख, यानी हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होगा, अर्थात राष्ट्रपति का लड़का या राष्ट्रपति के वंश परंपरा में ही वो पद नहीं धारण होगा, बल्कि वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। यहीं पे आप इसको और समझने का प्रयास करिए तो राजतंत्र होता है इसका जस्ट अपोजिट। राजतंत्र में क्या होता है कि वहां पे राजा का पुत्र ही राजा बनता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। और यहाँ पे गणतंत्र में क्या होता है, गणराज्य जो होता है उसमें वंशानुगत पद नहीं होता है, बल्कि वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति हर 5 साल के बाद चुना जाता है यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय की बात कर रहा है। 3 प्रकार के न्याय की बात कर रहा है। न्याय, एक पहली न्याय सामाजिक न्याय, इसका अर्थ काफी कुछ समाजवाद से ही मिलता है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि समाज में भेदभाव, न्याय का मतलब कि किसी प्रकार का असमानता या भेदभाव ना हो, असमानता, भेदभाव रहित समाज,
ऐसा समाज जहां ना असमानता हो, ना भेदभाव हो किसी प्रकार का, मानव को मानव के होने के कारण उसका सम्मान हो, उसकी गरिमा हो, तो वो न्यायपूर्ण समाज होगा। और इनको और थोड़ा हम समझने के लिए या और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसको तीन भागों में बांट के देखा, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब फिर यहीं पे आप देखिए, किसी प्रकार का समाज के स्तर पे यानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उच्च नीच की भावना ना हो, तो वहां पे होगा सामाजिक न्याय। दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब लोगों के बीच में अमीरी गरीबी, समाज में अमीरी गरीबी, अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा खाई ना हो या खाई ना हो। सभी के पास इतने संसाधन हो कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए किसी भी व्यक्ति के पास पैसों की, अर्थ की कोई कमी ना हो। ये हुआ आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय का अर्थ अभी हमने बात की थी कि सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को राजनीतिक पद धारण करने का अधिकार होना चाहिए और अवसर होना चाहिए। केवल अधिकार से काम नहीं, अवसर भी होना चाहिए। आपके पास अधिकार हो और अवसर ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। फिर आगे देखिए, विचार अभिव्यक्ति, विचारों को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको किसी भी मुद्दे पे कोई भी विचार हो तो आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धर्म, कोई भी उपासना पद्धति को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी नागरिक, भारत के जो भी नागरिक हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, गरिमा, सम्मान रहेगा और उनको अवसर की समता, हर व्यक्तियों को समाज में एक अवसर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिन गरीब हैं, जिनके पास संसाधन कम है, उनको किसी प्रकार के अवसर से वंचित रखा जाए। अवसर से तात्पर्य यहाँ पे सार्वजनिक जीवन में जाने का या प्रशासनिक जीवन में जाने का, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए उनके पास पर्याप्त अवसर होने चाहिए। तथा उन सब व्यक्ति में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा की बात फिर आ गई है। उन सब व्यक्ति में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की, सभी व्यक्तियों की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित होना चाहिए। और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, क्या सुनिश्चित करने वाली? एकता और अखंडता। हम ये सब सारी बातें करेंगे, लेकिन साथ में एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता वो सुनिश्चित होनी चाहिए। जब संविधान बन रहा था उस समय आप देख रहे थे, अगर थोड़ा इतिहास के बारे में जानकारी रखते होंगे तो उस समय लगातार विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय आंदोलन, भाषाई आंदोलन चल रहे थे। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे वो किसी भी कीमत पे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना चाहते थे। किसी प्रकार में भारत में कोई विभाजन की बात करता है या अलग होने की बात करता है, किसी भी आधार पे, भाषाई, क्षेत्र या किसी भी आधार पे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस तरीके से संविधान में जो आए महत्वपूर्ण शब्द थे, हम लोगों ने उनकी व्याख्या जानी और ये अभी काम आएगा। आगे जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको समझे नहीं तो बार बार रटने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे आपने समझ लिया है तो
आपको आगे प्रश्न करने में बहुत ही मदद मिलेगी। एक चीज आप लोग और कर लीजिएगा, इसको एक बार याद करके लिख लीजिएगा इसी क्रम में, क्योंकि अक्सर प्रश्न डायरेक्ट इन शब्दों के क्रम पूछे गए हैं। तो 26 नवंबर को 1949 को हमारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें मुख्य तत्व क्या है। तो अगर देखते हैं तो पहली चीज देखें कि संविधान को पावर किसने दिया, शक्ति किसने दिया। संविधान की शक्ति किसके पास है? संविधान की शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। यहाँ पे संविधान बनाया जा रहा है, उसको बनाया तो प्रतिनिधियों ने है, लेकिन उन प्रतिनिधियों को शक्ति दिया किसने है? भारत के लोगों ने। तो संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं, भारत के लोग। दूसरा तत्व अगर देखें तो यहीं से निकल के आता है कि हमारे देश के राज्य की प्रकृति क्या है। प्रकृति कैसा है? लोकतंत्र है, गणतंत्र है, राजतंत्र है, किस तरीके का राज्य है? तो आप कहेंगे हमारा राज्य कैसा है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रकृति क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमने यहाँ संपूर्ण संपन्न का बात नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि राज्य है तो संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न वो होगा ही। अगर देश में प्रभुत्व संपन्न, राज्य का एक आवश्यक और मूलभूत तत्व है प्रभुत्व संपन्न। अगर प्रभुसत्ता नहीं होगी किसी राज्य के पास तो वो राज्य नहीं हो सकता है। तो हमारे राज्य या देश की प्रकृति क्या है? जो हमने राज्य बनाया वो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। उसके बाद उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है बता सकते हैं अब तो आप लोग? यहाँ पे लिखा हुआ है उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो हमारा उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करना और विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता। आगे देखें, तिथि दिया हुआ है एक महत्वपूर्ण चीज कि हमारा संविधान किस दिन अंगीकृत अधिनियमित किया गया है। तो वो तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 जो है वो तिथि है जिस समय हमारा संविधान अंगीकृत आत्मार्पित किया गया है। अब हम लोग वीडियो चूंकि बहुत लंबा होता जा रहा है, एक टॉपिक पे, एक विवाद पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, 2 मिनट लगेगा। उसके बाद ये हम वीडियो समाप्त करेंगे और इसके अगले भाग में इसमें बहुत सी चीजें अभी छूट गई हैं, कुछ फैक्ट छूट गए हैं, उस पे विचार करेंगे। जैसे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, उसके शब्दों को कहाँ से लिया गया है, संविधान के बारे में कब हुआ, कब बना, तो उस फैक्टों के बारे में, तथ्यों के बारे में थोड़ा विचार करेंगे, वहां थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा करते हुए एक विवादित तथ्य के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। संविधान जब लागू हुआ तो उसके कुछ समय बाद इस बात पे विवाद हुआ कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। तो इस पे सर्वप्रथम बेरूवाड़ी 1960
के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती का एक बात होता है, केशवानंद बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत से ऐसे निर्णय और सिद्धांत की व्याख्या की गई जो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल उस विवाद के बारे में ही जानकारी करेंगे। केशवानंद भारती, ये 1973 की बात है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आगे के भी बाद में आगे की उच्चतम न्यायालय का यही निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसीलिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा एक बार प्रस्तावना में संशोधन भी होता है और जिसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। उन सबकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस वीडियो से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई सुझाव हो या कोई तत्व इसमें भूल गया हो उसे आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जाके करिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने में मदद करेगा। और विशेषकर आज हमारा जो वीडियो था वो आपको एक समझ, प्रस्तावना से समझ विकसित करने की दिशा में था। इसका अगला पार्ट आप जरूर देखिएगा, उसमें इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे एक बार फिर हम विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।